नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल शाम को मॉक ड्रिल होगा। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल शाम पाकिस्तान से सटे राज्य जैसे कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपातकालीन हालत में तत्परता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी जा रही है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और एक बार फिर से सर, मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है और वो क्षेत्र चुने गए हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। इससे क्या समझा जाए कि जो युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, जो सीज फायर की घोषणा हुई थी, क्या अब वो फिर से खत्म होने वाली है? देखिए, पिछली बार भी 7 तारीख को ये हिदायत दी गई थी कि हमारे बॉर्डर एरियाज में एयर रेड मॉक ड्रिल की जाए, ठीक है। और उसी दिन हमने ठोका था पाकिस्तान के 9 एयरबेस टेरर बेसिस को, ठीक है, और उनके परखच्चे उड़ा दिए। कि पाकिस्तान उसी दिन कुछ करेगा तो उसके लिए बहुत थॉटफुली 7 तारीख को रिहर्सल होनी थी। ये सिविक एयर ड्रिल की मतलब सारी तैयारी हमारी थी कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो लोग तैयार रहेंगे, कोई धोखे में मारा नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ हमको इंडिकेशन आ गई हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान से आग नहीं उठाई जाती। ये कमीना देश है, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा और ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तिलमिला रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी मार पड़ी। मेरा अंदाज नहीं था कि ये इतनी जल्दी अपने चमत्कार के हीलम कर लेंगे, तो समय लगेगा, लेकिन ये बहुत यूज होते रहना अनिवार्य है। हमारी जानें बच सकती है। सर, हम इसको ये मान सकते हैं कि ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। मैं मान सकता हूँ कि ये एक प्रिकॉशनरी ड्रिल तो ज्यादा तो वक्त ही बताएगा। सर, आपने बहुत सारे अभी तक के ऑपरेशन देखे हैं और उन सभी ऑपरेशन में भारत की तैयारियां क्या रहती है, उनको आपने बहुत ही नजदीक से देखा है। मैं समझना चाहूंगी और हमारी जनता भी समझना चाहेगी कि इस बार जो भारत तैयारी कर रहा है और एक बार फिर से वही तमाम तैयारियां कर रहा है जो अभी से कुछ दिन पहले की गई थी, क्या ये तैयारियां पर्याप्त है? और जमीनी स्तर पर ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ, इट हैज जस्ट बीन पॉज बटन दबाया गया है। वो पाकिस्तान के ऊपर मुनस्तर है कि कब वो पॉज बटन हटवाना चाहते हैं। मतलब सारा पाकिस्तान के ऊपर दारोमदार है कि वो कितनी लड़ाई करने का शौक अभी भी बाकी रह गया पिटने के बाद, क्योंकि दुनिया भर में वो गाया कर रहे हैं कि हम जीत गए और जीत गए, तो जीत गए तो थोड़ा सा और लड़के देख लो, बाकी बची कुछ हसरत भी पूरी हो जाएगी। हमको पूरा 100% सतर्क रहना चाहिए। हमको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए कि अभी वॉर होगी, ठीक है। ना हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप अच्छी तैयारी करें तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप तैयारी ना करें और आप पैसे बचाने लगे डिफेंस के ऊपर, जैसे कि हमारी जरूरत है, तो फिर मतलब अच्छा नहीं होगा ये देश के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से जागृत है इस खतरे के प्रति, और हम अपना डिफेंस बजट कोई 1.9 से बढ़ाकर 3% कर देंगे इस साल। और जो जरूरी सामान, जो भी गैप दिखे हैं इस लड़ाई में, उनको पूर्ण करेंगे। हमने कई जगह पाकिस्तान को अचंभे में लिया और अच्छी मार लगाई है। पाकिस्तान लगा हुआ है वो गैप भरने में, उसको 50% रेट पे चाइना दे रहा है, जो कि
स्टेल्थ फाइटर है J-35 और अभी तक हमारे पास कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपका भी हम बनाते हैं तो कम से कम 5 साल लगेंगे इंट्रोडक्शन इनटू दी सर्विस। पहले तो 10 साल की बात की जा रही थी, तो हमारे पास वक्त नहीं है कि आराम से करे, मजे से करे। We'll have to speed up our defense build-up. ATAC गन्स आपको कम से कम 1000 इस साल देनी होगी, जल्दी इंडक्ट करनी होगी। जो भी ब्रह्मोस फायर हुए हैं उनकी रिप्लेसमेंट आ जाने चाहिए। और भी जो हमारा गैप है मैन पावर में, वेपन में, टेक्नोलॉजी में, हमको जल्द से जल्द पूर्ति करनी होगी एंड वी शुड गेट रेडी टू फाइट द नेक्स्ट वॉर। श्योर सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे और चाहूंगी, बस आखिरी प्रतिक्रिया है सर। क्या हमें अब डिफेंसिव मोड से निकल करके डिसाइड स्ट्राइक की ओर बढ़ जाना चाहिए? एब्सोल्युटली। हम तो कब से चिल्ला के हमारे गले बैठ गए हैं कि साहब रक्षात्मक होके लड़ना बंद करो। हमारे पूरे इतिहास में हम रक्षात्मक होके लड़े हैं। जो 3 निर्णायक पानीपत की लड़ाइयाँ थी वो सब भारत की सरजमी पे लड़ी गई और हम हर तीनों में हारे। दुश्मन को इतना अंदर आने दो और बोलो फिर लड़ेंगे, तो साहब उससे बड़ी बेवकूफी दूसरी नहीं होती। जो अकलमंद ब्रिटिश हैं वो बॉर्डर के पार लड़ते हैं, जैसे हमने लड़ना शुरू किया है। तो कीप इट अप, दैट इज द वे टू गो। बहुत दुश्मन के इलाके में खुल के मारो, उसके इलाके में लड़ाई होनी चाहिए। हमारे सरजमी पर क्यों हो, क्यों हमारे खेत रौंदे जाएं, क्यों हमारे गांव शहर बर्बाद हो? क्या नॉनसेंस है ये? कब हम इसके बाहर निकलेंगे? हम तो बिल्कुल शेक आउट करना कोई सवाल ही नहीं, रक्षात्मक होकर लड़ते हैं। अटैक देखिए, मैं कोट करूंगा इजराइल के यंग ऑफिसर की कमांडमेंट, अटैक अटैक अटैक, पहली कमांडमेंट। दूसरा, इन दी अटैक रिस्क रिस्क रिस्क। सुन रहे हैं लोग? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमको अब बिल्कुल इजराइल जैसे आक्रामक होके बनने का मतलब ही नहीं है। अब सॉफ्ट नेशन बनने का मतलब ही नहीं, अब इजराइल वाले मोड में आना बहुत जरूरी है। मेजर साहब, आप उसको जारी रखिए। जी मेजर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर जगराता से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और कूटनीतिक खबर है ये, जहां जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने इंडोनेशिया में इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन कमेटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन फदुल्लाह और इंडोनेशिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रौफीकी से अहम मुलाकात की है। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट और मजबूत प्रतिबद्धता को साझा किया। भारत ने संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है और ऐसे समय में भारत इंडोनेशिया जैसे लोकतांत्रिक देशों का आपसी सहयोग सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा की बुनियाद भी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब के रियाद से खबर आ रही है, जहां बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने किया। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब में महत्वपूर्ण राजनयिक बैठकों और वार्ताओं में भाग लेने पहुंचा है। इस मुलाकात से भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा पूरी करने के बाद भारतीय संसदीय ग्रुप 4 का प्रतिनिधिमंडल अब अगली कूटनीतिक मंजिल की ओर बढ़ चला है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल अब सिएरा लियोन के लिए रवाना हो चुका है। अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की रणनीतिक और विकास परक साझेदारी को मजबूत करने के मकसद से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के जरिए भारत न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है बल्कि
संसदीय संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करने का संदेश भी दे रहा है। और आगे बढ़ेंगे असम और मेघालय की ओर, जहां पर ईडी की छापेमारी के बाद सियासी हलचल तेज हो चली है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई ने खुद असम के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि 24 अप्रैल को असम और मेघालय में हुई छापेमारी में 1.58 करोड़ रुपए कैश, डिजिटल डिवाइसेस और 2 महंगी गाड़ियां जब्त की गई है। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा गया है कि कोयले का अवैध सिंडिकेट चल रहा था, जिसे अब तक मुख्यमंत्री नकारते रहे हैं। गोगोई ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि जब तक केंद्रीय एजेंसी ही कह रही है कि अवैध खनन हो रहा है तो मुख्यमंत्री का कुछ नहीं हो रहा वाला बयान अब ये कैसे माने जाए। अब कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी में है और सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री इस पर सफाई देंगे या चुप्पी साधेंगे। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। एमपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ जांच की जाएगी। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए वक्त मांगा है और यहां पर बयानों के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे गए थे, ये एसआईटी की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईपीएल 2025 का समापन समारोह इस बार सिर्फ क्रिकेट का जश्न नहीं होगा, बल्कि होगा देश के सशस्त्र बलों को एक गर्व भरा सलाम। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि इस बार आईपीएल 2025 का फिनाले समर्पित होगा हमारे देश के वीर जवानों को। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस कदम का दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये एक अविश्वसनीय पहल है। बीसीसीआई ने जिस दृष्टिकोण से यह फैसला लिया वो पूरे देश को एकजुट करता है। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी और अहम प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बताते हुए चले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजधानी में अब एक ऐसी सरकार है जो जनता के भरोसे पर खड़ी उतरने की कोशिश कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता को धन्यवाद दिया है 100 दिन पूरे होने के बाद। और चलिए एक अहम खबर की ओर रुख करेंगे। नोएडा से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले, लगातार नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 केस एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। 11 महिलाएं और 8 पुरुष इसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने पर
जुटी हुई है। जिला अस्पताल में एंटीजन टेस्टिंग कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताते हुए चले, दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका खासा प्रभाव नोएडा में देखने को मिल रहा है। नोएडा की अगर बात करें तो आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। जिला अस्पताल में एंटीजन टेस्टिंग कैंप लगाने की तैयारी अब की जा रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो इसमें 11 महिलाएं बताई जा रही हैं, 8 पुरुष जो कोरोना पॉजिटिव है। और इन बढ़ते मामलों को लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो नियंत्रण में लाया जा सके। हर तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लगातार सरकार भी इसको लेकर के मुस्तैदी बढ़ा रही है। और अब हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, इस वक्त हालात क्या है? हालात क्या है, देखिए वायरस का नेचुरल हिस्ट्री ऐसा ही होता है। कुछ दिन रहते हैं, दोबारा एकदम खत्म हो जाते हैं, दोबारा वापस आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, म्यूटेशन होते हैं। कुछ वायरस आते हैं, मामूली इन्फेक्शन करते हैं, कुछ मॉडरेट करते हैं, कुछ इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। इन्फेक्टिविटी रेट जिसको बोलते हैं RR फैक्टर। तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो हम लोग वेव 1, 2, 3, 4 देखे हैं। एक एक वेव में डिफरेंट इन्फेक्टिविटी था। तो इस पे अभी शुरू हो गया है, बिकॉज आपको पता होगा कोविड इज नॉट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड लाइक स्मॉल पॉक्स। तो उसी के कुछ भी स्ट्रेन्स आ रहे हैं। तो अगेन यस वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, केयरफुल बोथ इंडिविजुअल्स। हम लोग आइसोलेट करना है। आगे खांसी जुकाम बुखार है, बाहर पे नहीं जाना है। 72 आवर्स बुखार चढ़ते रहते हैं, सिर दर्द है, खांसी है, बलगम है, सांस फूलना है, वेट लॉस हो रहा है और बदन में दर्द, उल्टी, पेट में दर्द, और इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन अपने आप खत्म हो जाते हैं। खाली ज़्यादा पानी पीना है, रेस्ट लेना है, सोना है सही ढंग से। घरेलू चीजेस वो सब खाना है। पैरासिटामोल काफ़ी है एंड एंटी एलर्जिक काफ़ी है, लाइक सेट्रिजिन, विटामिन C, मल्टीविटामिन, ग्रीन टी, ये सब घरेलू चीज़ से ठीक हो जाएगा। कभी स्टीम लेना है। अगर डू नॉट सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ, अगर बुखार चढ़ते हैं तब तो हॉस्पिटल जाना है। उसी समय हम लोग टेस्ट करेंगे, रैपिड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, नहीं तो एंटीबॉडी टेस्ट। और अनीता जी, पिछली बार जिस तरह से हमने कोरोना का एक भयावह रूप देखा था, जिस तरह से वो एक बड़े स्तर पर फैल रहा था, इस बार उसी अकॉर्डिंग ये कोरोना वायरस फैल रहा है या फिर पहले के मुकाबले ये कमजोर हो चुका है? वो बता नहीं सकेंगे, बिकॉज म्यूटेशन कैसे है। जेनोमिक टेस्टिंग करने के बाद पता चले कि ये जो वेरिएंट अभी चल रहा है वो कितना खतरनाक है। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एट दैट टाइम, बट वी हैव टू बी वेरी अवेयर, केयरफुल कि वो खतरनाक भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग को अपने आप तैयारी करना है, गवर्नमेंट को भी तैयारी करना है, मीडिया जैसे आप लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, इसको सब चलते रहेंगे। बैरियर व्हाट टू से, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन जैसे हम लोग बोलते हैं, मास्क, दूर रखना, ग्लव्स यूज करना, ये तो चलते रहेगा। बेहद शुक्रिया अनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बिहार में भी कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। बिहार में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार में कोरोना का प्रकोप जारी है। एम्स पटना में संक्रमित मिले हैं। एक डॉक्टर, नर्स समेत 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों से
पूरे राज्य में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी है कि इस संक्रमण को और भी ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। और चलिए रुख अब पटना की ओर करेंगे। राजनीतिक प्रतिक्रिया वहां से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने स्वागत करते हुए कहा है कि ये दौरा पूर्व निर्धारित है और पूरी तरह बिहार वासियों के हित में है। मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार को विकास योजनाओं की सौगात देकर ही जाते हैं। कल भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं जिससे राज्य का विकास और तेज होगा। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को भी देश के सामने उदाहरण बताते हुए कहा कि बिहार की जो तरक्की पिछले कुछ सालों में हुई है वो अभूतपूर्व है। पूरा राज्य देख रहा है कि विकास के रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब सभी की निगाहें प्रधानमंत्री के इस दौरे और उससे जुड़ी संभावित घोषणाओं पर टिकी हुई है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हुए चले, कमल हासन होंगे डीएमके के राज्यसभा उम्मीदवार। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। कमल हासन अब डीएमके के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। तमिलनाडु से 4 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। डीएमके ने नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अभिनेता से नेता बने कमल हासन की एंट्री हो चुकी है राजनीति में। तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा नाम शामिल हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है। डीएमके ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें अभिनेता कमल हासन भी शामिल होंगे। उनके अलावा कवि सलमा, वकील पी विल्सन और एसआर शिवलिंगम को भी प्रत्याशी बनाया गया है। कमल हासन की इस राजनीतिक पारी को लेकर चर्चाएं तेज हो चली है। महाराष्ट्र के ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्मार्ट बस सेवा का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बसों में सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलेगा। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही है। और बड़ी अपडेट आपको बताते हुए चले, मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल करके आ रही है। मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच को लेकर के बड़ी और अहम अपडेट आपके साथ साझा करते हुए चले। इस बार फिर से दोबारा पूछताछ शुरू की गई है। एक्टर डीनो मोरिया सवालों के घेरे में है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने आज डीनो मोरिया को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया है। जानकारी के मुताबिक कल भी डीनो मोरिया से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी और आज एक बार फिर जांच अधिकारी ने उन्हें बुलाया ताकि कुछ और अहम बिंदुओं पर सफाई ली जा सके। ये मामला मीठी नदी की सफाई से जुड़े करोड़ों के कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच में लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू किसी भी कड़ी को छोड़ना नहीं चाहती और इसी सिलसिले में डीनो मोरिया से लगातार पूछताछ हो रही है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता के नाम एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने एक काम करने वाली सरकार को चुना है और उस भरोसे को हमने पहले 100 दिनों में पूरी ईमानदारी से निभाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय जो फैसले अधर में लटके थे उन्हें हमने सही दिशा दी है। उन्होंने खास तौर पर केंद्र सरकार
की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने उन योजनाओं को तेजी से लागू कर दिल्ली को डबल इंजन की ताकत दी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अब दिल्ली की जनता को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के तालमेल का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो वही मणिपुर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इम्फाल के राजभवन में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से बीजेपी के 8 विधायक, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के 1 विधायक और एक निर्दलीय विधायक से मुलाकात की है। इन 10 विधायकों ने मिलकर राज्य सरकार बनाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि मौजूदा राजनीति अस्थिरता और गतिरोध के बीच ये मुलाकात बेहद अहम होने वाला है और अब देखना होगा कि राज्यपाल की अगली कार्रवाई क्या होती है और क्या मणिपुर को एक स्थिर सरकार मिल पाएगी या फिर सियासी पेच और उलझेंगे। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।